गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज एक बार फिर से जो है हम बायोटेक्नोलॉजी के एक नए सेशन में मिल रहे हैं और इसमें हम बातें करेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की, एथिकल इश्यूज की और बायोपायरेसी की। तो ये छोटे छोटे जो है टॉपिक्स हैं जिन पे हम आज डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है, एथिकल इश्यूज क्या हैं, बायोपायरेसी क्या है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स क्या हैं, तो इन पे हमें जो है आज डिस्कस करना है। और जो है डिस्कस करने के पहले एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि आप वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे कि आपको जो है नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। बेल आइकन को टच करो। इसके अलावा आप वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95-elearn.blogspot.com पे जो है आप विजिट कर सकते हो, जहाँ पे ये वीडियोज अवेलेबल है। या जो है आप मेरे फेसबुक पेज www.facebook.com/rajivinjan157197 पर जो है विजिट कर सकते हो, जो कि वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 के नाम से ही है। और इस पर न केवल ये वीडियोज अवेलेबल हैं, बल्कि जो है बायोलॉजी और मेडिकल साइंस से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज जो है अवेलेबल है वहाँ पे, जिनको आप देख सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट मेडिकल डायग्नोसिस। और ये जो मेडिकल डायग्नोसिस है, इसको जो है हमें जानना है कि मेडिकल डायग्नोसिस होता क्या है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होता क्या है। और जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है उसमें जो मॉलिक्यूल लेवल पे जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, उस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कैसे हम यूज करते हैं, या पीसीआर का हम कैसे यूज करते हैं पीसीआर का हम कैसे यूज करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलिसा का क्या जो है रोल है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानने की कोशिश करनी है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, सिंपल सी बात है कि डायग्नोसिस एट द मॉलिक्यूलर लेवल। अगर सिंपली समझने की कोशिश करें, डायग्नोसिस एट द मॉलिक्यूलर लेवल। अभी हम सिंपल एक कोरिलेट कर रहे हैं जो है आज के करंट जो है सिचुएशन से। अभी कोरोना या कोविड-19 का जो टेस्ट होता है, उसमें कई तरह के टेस्ट होते हैं। उसमें एक है पीसीआर टेस्ट, आरटीपीसीआर। ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट है, ये जो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेस्ट, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर डायग्नोसिस किया जाता है। पीसीआर का यूज जो है हम क्यों करते हैं, पहले भी हमने आपको बताया हुआ कि पीसीआर का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास जो है बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन हो माइक्रोब्स का, पैथोजेंस का, जिससे कि जो है वो अपीयरेंस उनका जो है विजिबल नहीं हो, या सिम्टम्स ऑफ डिजीज जो है वो विजिबल नहीं हो। ठीक है, क्योंकि जो है सिम्टम्स ऑफ डिजीज तभी जो है विजिबल होता है जब उनका जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन को क्रॉस करता है। थ्रेशोल्ड का मतलब वो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन जो कि डिजीज को कॉज करने के लिए जरूरी है। आप पढ़ते हो वैक्सीनेशन में भी कि जो वैक्सीनेशन में हम वैक्सीन जो लगाते हैं, उसमें जो है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को जो है थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन से कम अमाउंट में जो है बॉडी में डालते हैं, जिससे कि वो डिजीज तो कॉज नहीं कर सकता, लेकिन उसके अगेंस्ट जो है हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज जो है डेवलप हो सकते हैं। तो उस थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन से अगर लो कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी पैथोजन जो है हमारे बॉडी में जब जाता है, तो सिम्टम्स डिजीज को कॉज नहीं कर पाता। लेकिन जब वो फर्दर जो है अपने आप को जो है मल्टीप्लाई करता है, अपने कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता है, तब जो है और हमारा इम्यून सिस्टम जब उससे डिफीट होता है, तो वो डिजीज को कॉज करता है और सिम्टम्स डिजीज के हमारे बॉडी में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है जो हमारा पीसीआर है, पीसीआर में अगर हम उस लो कॉन्सेंट्रेशन के कंडीशन में भी जो है अगर हम टेस्ट करें, पीसीआर का यूज करें, तो उस पीसीआर के थ्रू जो है हम उसके कॉन्सेंट्रेशन को मैग्नीफाई कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं, और एम्पलीफाई करने के बाद हम पहचान सकते हैं कि ये पैथोजन जो है ब्लड में है। तो पीसीआर का यूज इसलिए किया जाता है, ये ऑलरेडी हमने आपको पहले भी बताया हुआ था। तो जो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में जो आरटीपीसीआर अभी हम पढ़ रहे थे, ये जो आरटीपीसीआर है, ठीक है, ये इसका भी यूज जो कोरोना के टेस्ट के लिए किया जाता है, इसमें भी जो है ऑलमोस्ट जो है यही जो है कि हम जो है कम अमाउंट में जो है लेते हैं, जो ब्लड सैंपल लेते हैं उसमें अगर कम अमाउंट में भी जो है अगर हमारा जो है कोरोना का वायरस है, तो उसको पीसीआर के थ्रू जो है हम मैग्नीफाई करते हैं
एम्पलीफाई करते हैं और एम्पलीफाई करने के बाद जो है हमें पता चल जाता है कि इसमें कोरोना है या नहीं है। तो जो है पीसीआर जो है समझ में आ रहा होगा आपको पीसीआर क्या है, ठीक है। तो पीसीआर जो है वो हमारा यही है कि जो है हम पीसीआर का यूज करके कंसंट्रेशन को इंप्रूव करते हैं, कंसंट्रेशन को एम्पलीफाई करते हैं और एम्पलीफाई करने के बाद जो है हम जो है टेस्ट करते हैं कि जो है वो पर्टिकुलर जो जर्म है या पर्टिकुलर पैथोजन है, वो पर्टिकुलर जो है पैथोजन जो है हमारे बॉडी में है या नहीं है। जो यहाँ आरटी है, पीसीआर के पहले जो आरटी लग रहा है वो आरटी क्या है? आरटी मीन्स होता है रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब क्या हुआ? जिस समय हमने ब्लड सैंपल लिया उस समय जो है उसमें कितना कॉन्सेंट्रेशन है उस पर्टिकुलर जर्म का, ये जो है हमारा आरटीपीसीआर टेस्ट जो है बताता है। पीसीआर का यूज जो है न केवल जो है कोरोना में कर रहे हैं बल्कि इसके अलावा हम एचआईवी को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। इसके अलावा पीसीआर का जो है यूज जो है हम सस्पेक्ट के बारे में जानने के लिए करते हैं। अगर किसी क्राइम सीन पे हमें मिलता है तो जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। जो प्रोब है, occur है कि ये probe is a piece of single stranded DNA that is tagged with the radioactive molecule and it is used to find it complementary by hybridization। कई बार क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जब भी हमने बोला कि जो है क्राइम सीन पे जो है सस्पेक्ट्स का पता लगाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए अलग जो है अगला वीडियो जो आपके लिए जो है हम भेजेंगे वो डीएनए जो है फिंगरप्रिंटिंग ही होगा और उस पर हम जो है डिटेल में बात करेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे होता है। अभी आपको बस इतना जानना है कि ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो है एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का जो है को प्रोब के रूप में यूज किया जाता है और उसे टैग किया जाता है रेडियोएक्टिविटी के साथ, रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल के साथ, और उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो है स्ट्रैंड के साथ उसको मैच किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। कैसे करते हैं, क्या होता है, ये सब जो है हम उस वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आपको ये जानना है कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का ही एक पार्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के थ्रू जो है अभी हमने देखा तीन चीज। अभी जो कोरोना का जो लेटेस्ट चल रहा है वो एचआईवी का देखा। किसी भी बैक्टीरिया और वायरस के जो है वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं, जान सकते हैं इसके थ्रू। इसके अलावा अगर हमारे बॉडी में कोई म्यूटेड जीन है, जो म्यूटेटेड जीन जो है हमारे पास है जिसमें म्यूटेशन हो चुका है, या कोई नॉर्मल जीन भी है और उसे हम डिटेक्ट करना चाहें तो हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के थ्रू जो है कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, वेरी स्मॉल सैंपल जो है हमें लेना होगा और उस सैंपल का पीसीआर के थ्रू जो है हम एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई करने के बाद जो है जीन जो होगा, जो भी जीन हमें डिटेक्ट करना है उस जीन का भी मैग्निफिकेशन होगा, एम्पलीफिकेशन होगा और उसको जो है हम आसानी से जो है देख पाएंगे या समझ पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये जो है एचआईवी को डिटेक्ट करने के लिए इस जो है टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक है, और इस टेक्निक को यूज करने के लिए जो है उसके साथ साथ जो है वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक को भी यूज करते हैं। ये वेस्टर्न ब्लॉट, सादर्न ब्लॉट क्या होते हैं, जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखेंगे तो वहां पर जो है हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि ये टेक्निक क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हो गया। नेक्स्ट इज जो है टॉपिक इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है वो एनिमल्स हैं जिनके जो है डीएनए को हमने मैनिपुलेट किया है, जिनके डीएनए को हमने अल्टर किया है। ठीक है, क्यों अल्टर किया है? टू possess and express an extra or foreign gene। ठीक है, ताकि जो है उसमें कोई फॉरेन जीन जो है हम क्या कर सके, इंक्लूड कर सके। इंक्लूड किया हमने और वो फॉरेन जीन जो है अपने फिनोटाइप को जो है एक्सप्रेस करेगा जिसकी जरूरत हमें है। यानी हम अपने जरूरत के अकॉर्डिंग, हम अपने नीड के अकॉर्डिंग, हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के, पर्टिकुलर एनिमल्स के जो है जेनेटिक मटेरियल में अल्टर करते हैं। ठीक है, कोई फॉरेन जीन इंक्लूड करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जिससे कि उसके जो है फिनोटाइपिक जो है एक्सप्रेशन को जो है हम यूटिलाइज कर सकें। ऐसे बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है डेवलप किए गए हैं, जैसे रैट्स हैं, रैबिट्स हैं, पिग्स हैं, शिप्स हैं, काउज हैं। ठीक है, क्यों हम करते हैं? व्हाट आर द रीजंस फॉर द जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ एनिमल्स?
Why we are developing the transgenic animals? There are following reasons behind the development of genetically modified animals, GMOs और transgenic animals. उसमें पहला है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के जो है स्टडी के लिए, यानी ऑर्गेनिजम्स के जो है फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि हम उसके बॉडी में जो है होने वाले जो है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को, उसके बॉडी में होने वाले डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस को स्टडी कर सकें, ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले जो है डिफरेंट डिजीजेस को स्टडी कर सकें, या तीसरा जो काफी इंपॉर्टेंट जो है रीजन है वो ये है कि हम उस ट्रांसजेनिक एनिमल से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस कर सकें, जिसका यूटिलाइजेशन जो है हम ह्यूमन वेलफेयर में करें। इस जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे हम इस्चेरिशिया कोलाई और जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात कर रहे थे, तो इस्चेरिशिया कोलाई के बॉडी में जो है हमने क्या किया, वो प्लाज्मिड इंसर्ट किया, जो जिस प्लाज्मिड में हमने ह्यूमन इंसुलिन जीन को जो है इंसर्ट किया था। अब वो प्लाज्मिड जो है इस्चेरिशिया कोलाई के अंदर गया और इस्चेरिशिया कोलाई ने जो है अपने आप को मल्टीप्लाई किया एंड नंबर ऑफ इस्चेरिशिया कोलाई हमें मिले, और उससे हम जो है इंसुलिन जो है क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हुआ। वैक्सीन सेफ्टी के लिए, जैसे अभी आप बार बार पढ़ रहे होगे, न्यूज चैनल्स में सुन रहे होगे, न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे होगे कि जो कोरोना वैक्सीन के जो है फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल की बातें हो रही हैं। तो ये फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल है क्या? जो फर्स्ट ट्रायल होता है वो लेबोरेटरी में होता है, जो कि केमिकल लेवल पे होता है। सेकंड ट्रायल जो होता है वो जो है जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं, जैसे रैट्स है, गिनी पिग्स हैं, इनके ऊपर किया जाता है, या मंकीज हैं, इनके ऊपर किया जाता है, ताकि वैक्सीन के सेफ्टी को हम देख सकें कि उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, वैक्सीन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और जो थर्ड ट्रायल होता है उसके लिए जो है हम ह्यूमन ट्रायल करते हैं थर्ड ट्रायल में, जिसमें कि हम कुछ वॉलंटियर्स लेते हैं, यानी उनका अपना कॉन्सेंट होता है कि यस आई एम रेडी फॉर द ट्रायल ऑफ दिस वैक्सीन। तो उनके ऊपर जो है उस वैक्सीन को ट्राई करते हैं कि वैक्सीन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो ये वैक्सीन सेफ्टी के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, ये जो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग जो होती है ये क्या है? केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग जो होती है वो, इसका मतलब ये है कि जो है अगर सपोज दैट, जैसे मान लो हम डिफरेंट ड्रग्स जो है डेवलप कर रहे हैं, डिफरेंट मेडिसिन अगर हम डेवलप कर रहे हैं, तो उन ड्रग्स और मेडिसिन का भी जो है फर्दर जो है डिफरेंट लेवल पे ट्रायल्स होते हैं, और उन ट्रायल्स को हम देखने की कोशिश करते हैं। उन ट्रायल्स में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये ड्रग्स वास्तव में वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये केमिकल सेफ्टी हुई। तो इसके लिए भी हम ट्रांसजेनिक और एनिमल्स का जो है यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट 5 रीजंस behind the development of genetical modification of animals or behind the development of transgenic animals। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज क्या है? सिंपली इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जो हम रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च के दौरान हम जो है एथिक्स को ध्यान में रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। Modification of living organisms by human without regulation and some ethical standard cannot be allowed। जो एथिक्स है, जो एथिकल स्टैंडर्ड है, उसको जो है हमें हमेशा ध्यान में रखना होता है, उसके जो है अकॉर्डिंग ही हमें वर्क करना होता है। हम एथिकल इश्यूज को जो है बाईपास करके, उसको इग्नोर करके, विदाउट रेगुलेशन हम जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है जेनेटिक अल्टरेशन जो है नहीं कर सकते। एक सिंपल सा जो है एग्जांपल से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे क्लोनिंग होती है, क्लोनिंग भी क्या है, एक तरह से जेनेटिक अल्टरेशन ही है, ठीक है, क्योंकि विदाउट रियल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जो है हम क्या कर रहे हैं, हम जो है क्लोन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो क्लोनिंग में सपोज दैट गवर्नमेंट, डिफरेंट कंट्रीज के गवर्नमेंट ने जो है क्लोनिंग को, ह्यूमन क्लोनिंग को क्यों बैन किया? सपोज दैट मान लो कि हमने एक ह्यूमन क्लोन जो है डेवलप किया, बट हम जो है सोशल एनिमल्स हैं, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। उस सोसाइटी के अपने कुछ नॉर्म्स हैं,
हर एक इंसान जो है उसके अपने पेरेंट्स हैं, उसके अपने बच्चे हैं, उसका अपना फैमिली है, उसका अपना परिवार है, नहीं? तो कल को अगर जो क्लोन हमने डेवलप किया, उस क्लोन का जो है बायोलॉजिकल पेरेंट्स, फादर एंड मदर दोनों कौन होंगे, ठीक है? जो सोशल फादर एंड मदर कौन होंगे, क्योंकि हम जो क्लोन डेवलप कर रहे हैं उसमें जो है कई तरह के इश्यूज आएंगे, क्योंकि क्लोनिंग में क्या होता है, एक सरोगेट मदर होती है, एक बायोलॉजिकल मदर होती है, और एक जो है जिसका हमने मेल जो है गैमेट लिया वो भी होता है। तो ये सारे जो है टर्म्स जो है, ये जो है तीन तीन पेरेंट जो है यहाँ पे आ रहे हैं। तो कल को जो है कोई जो है लीगल इश्यूज जो है जनरेट ना हो जाए, कल को कोई एथिकल इश्यूज जनरेट ना हो जाए, तो इनको हमें ध्यान में रखना। तो जो है मॉडिफिकेशंस एंड यूजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विस हैव रिजल्टेड इन प्रॉब्लम्स विद द ग्रांटिंग ऑफ पेरेंट्स फॉर देम, ठीक है, एज वेल एज द पेटेंट्स फॉर देम। दो चीजें, एक तो जो है वो ह्यूमन क्लोन अगर बनेगा तो उनके पेरेंट्स क्या होंगे, और जो अभी हम बना रहे हैं उसका पेटेंट हम कैसे करेंगे, ठीक है? तो इन सारी चीजों को जो है हमें ध्यान में रखना है, ठीक है? तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया। क्या है ऑर्गेनाइजेशन? जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी है वो इन एथिकल इश्यूज को देखती है, और जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के रिसर्च और को लेकर के जो है वही जो है वैलिडिटी और जो है परमिशन जो है देती है कि जो है ये रिसर्च आपको करना है या नहीं करना, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये एथिकल इश्यूज से रिलेटेड जो है टॉपिक्स हुए। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या है? इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि जो है कोई पायरेटेड फिल्मों की बात हम करते हैं। जैसे जो है फिल्म इंडस्ट्री में कोई फिल्म बनाई गई, फिल्म बनाने के बाद जो है उसको जो है सिनेमा हॉल में जो है उसे जो है दिखाया जा रहा है, और सिनेमा हॉल में जो है चुपके से किसी ने जो है उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और रिकॉर्डिंग करके उसकी सीडी को मार्केट में जो है लॉन्च कर दिया। अब उससे क्या होगा, लोगों को सीडी क्या होगा, सीडी जो है कम दाम पे मिलने लगेगा और वो हॉल में ना जाकर के घर में जो है सीडी देखने लगेंगे। तो जिस कंपनी ने फिल्म बनाई, जिस प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाया, उसको क्या होगा, उसको तो घाटा होना शुरू हो गया। उसने पैसे लगाए बट उसका पैसा उसको मिल नहीं रहा। वो जो सीडी से लोग जो देख रहे हैं फिल्में, उनको उनका पैसा जो है, जो उन्होंने सीडी खरीदा है, वो पैसा तो जो है कंपनी के प्रोड्यूसर को मिल नहीं रहा है, तो कंपनी को घाटा शुरू होगा, फिल्म जो है पिट जाएगी, ठीक है? तो ये इसको हम बोलते हैं पायरेसी। नॉर्मली ऐसे ही हम बोलते हैं पायरेसी, और पायरेटेड फिल्में बोलते हैं, ठीक है? आपने कई बार जो है न्यूज चैनल्स में देखा होगा। कई बार आप जो है अगर जो है किसी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो है फिल्म को डाउनलोड करते हो यूट्यूब वगैरह से, तो वहां पर भी आपको पता चल जाता है कि इस फिल्म को जो है कहां से जो है बनाया गया है। कहीं बहुत क्लियरली कई बार पता चल जाता है कि ये जो है सिनेमा हॉल में जो है इसको जो है पायरेट किया गया है। बायोपायरेसी क्या है? उसी तरह की चीज है जिसमें जो है बायो रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है। किनके द्वारा? मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा। बट कैसे यूज किया जा रहा है? विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री एंड पीपुल कंसर्न, विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस कंट्री ने उस पर्टिकुलर बायो रिसोर्स पे वर्क किया, उस बायो रिसोर्स को प्रोड्यूस किया, उस बायो रिसोर्स का पेटेंट कराया, ठीक है, उससे जो है हमने कोई ऑथराइजेशन नहीं दिया, उसको हमने कोई कंपनसेटरी पेमेंट नहीं किया, और हम उसे चुरा करके यूज करने लगे। दिस इज कॉल्ड बायोपायरेसी। इसका एक बहुत ही जो है सिंपल एग्जांपल हम दे रहे हैं। अभी आपके समय काफी ज्यादा आगे हो गया। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो उस समय जो है एक बार अमेरिकन कंपनी ने जो है हल्दी और बासमती राइस का जो है पेटेंट ले लिया। उन्होंने किया क्या? आप जानते हो कि हल्दी को हमारे यहाँ जो है बहुत लंबे समय से जो है मेडिसिनल यूज किया जा रहा है, बट अपने कंट्री में जो है ना पेटेंट कराने का जो है बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी कि पेटेंट भी हमें कराना है। अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, वो जो मेडिसिनल जो है कॉन्सेप्ट था उसका जो है उन्होंने जो है ड्रग्स में इस्तेमाल किया और उसका जो है उन्होंने पेटेंट ले लिया। नीम का, हल्दी का और बासमती राइस की जो मोर देन 200 जो किस्में अपने कंट्री में होती हैं, और उस बासमती राइस का भी जो उन्होंने पेटेंट करा लिया। इंडिया को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी उन सारे पेटेंट्स को कैंसिल कराने के लिए,
और ये प्रूफ करने के लिए कि ये सारा जो है हमारे यहां ट्रेडिशनली यूज होता आ रहा है। अगर वो पेटेंट हमने कराया होता पहले तो इस तरह की जो है पायरेसी नहीं हुई होती। ठीक है, तो इन चीजों को जो है हमें ध्यान देना होता है। और यही अगर जो है कोई अनऑथराइज वे में यूज कर रहा है, विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट यूज कर रहा है, तो जो है उसे हम बायोपायरेसी बोलते हैं। कई बार क्या होता है, सर्टेन ड्रग्स को जो है, मेडिसिन को जो है कंपनी जो है डेवलप करती है और वो कंपनी जो है उस ड्रग्स को बेचती है, और कुछ समय बाद जो है वो कंपनी दूसरे कंपनीज को जो है ये अधिकार देती है, अथॉरिटी देती है कि उस ड्रग्स को बनाए और बेचे। क्यों? ताकि वो अपने रिसर्च में जो पैसा उसने खर्च किया है उस पैसे को निकाल सके। पेटेंट के साथ साथ जो है राइट बेचना, ठीक है। तो आप जैसे बुक्स छपती हैं उसमें भी कॉपीराइट लिखा होता है, तो कॉपीराइट किसका है? पब्लिशर का है या राइटर का है या उस कंपनी का है? तो जिसके पास वो कॉपीराइट होगा वही उसका यूज कर सकता है, कोई दूसरा उसे यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बायोपायरेसी में वही हुआ कि जो है अनऑथराइज्ड वे में हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं, किसी रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। अगर बायो रिसोर्स को यूज कर रहे हैं तो बायोपायरेसी है। ठीक है, क्या बोल रहा है? फाइनेंशियली रिच इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लॉइट द बायो रिसर्चेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डेवलपिंग एंड अनडेवलप्ड पुअर कंट्रीज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। अभी हमने जो नीम, हल्दी और जो है बासमती की बातें की थी। Some nations are developing laws to prevent such unauthorized exploitation of their bioresources and traditional knowledge. अपने कंट्री में भी जो है अब जो है ये सब चीजें जो है डेवलप की जा रही हैं, अवेयरनेस डेवलप किया जा रहा है। आपको एक और एग्जांपल बता रहे हैं, जो है मार्कोनी को जो है माना जाता है कि उन्होंने जो है रेडियो का आविष्कार किया, बट मार्कोनी से बहुत पहले जो है जेसी बसु ने जो है रेडियो पे खोज कर लिया था, जिसे वायरलेस कहते हैं हम, वायरलेस। ठीक है, वायरलेस सिस्टम पे ही जो है रेडियो जो है का कॉन्सेप्ट जो है वो बेस्ड है। लेकिन जेसी बसु ने पेटेंट नहीं कराया। पेटेंट किसने कराया? मार्कोनी ने कराया। और आज हम पढ़ते हैं कि वायरलेस की खोज किसने की? तो मार्कोनी ने किया, जेसी बसु ने। लेकिन नाम किसको मिल रहा है? मार्कोनी का मिल रहा है, क्योंकि जेसी बसु ने उसका पेटेंट नहीं कराया। तो जो है दीज आर द थिंग्स जिनको हम समझ सकते हैं कि किस तरह से अनऑथराइज्ड वे में जो है कोई चीज जो है यूज किया जा सकता है, अगर हम अवेयर नहीं होंगे तो ये बायोपायरेसी था। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टर्म पे जो है हम जब मिलेंगे तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे बातें करेंगे। ठीक है, आज यहीं पे हम खत्म कर रहे हैं। थैंक यू।